हैदराबाद के इनऑर्बिट मॉल में रिटेल स्टोर की फ्लोरोसेंट लाइट्स रनिंग शूज के एकदम साफ सफेद रबर पर चमक रही थीं। प्रियंका, जो एक 29 ईयर ओल्ड सीनियर डेटा एनालिस्ट हैं, उस स्लीक नीले डिब्बे को थामे खड़ी थीं। प्राइस टैग पर 3500 रुपीज लिखा था। लगभग 20 मिनट से वह डिस्प्ले के चारों तरफ घूम रही थीं, बॉक्स को नीचे रखती और फिर वापस उठा लेती। वह टैक्स काटने के बाद हर महीने 72,000 रुपीज कमाती थीं। वह खास तौर पर अपने 4 ईयर ओल्ड कैनवस स्नीकर्स को रिप्लेस करने मॉल आई थीं, जिनके सोल्स इतने पतले घिस चुके थे कि गच्चीबोली में अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के आसपास हर शाम की वॉक के बाद उनके पैरों में दर्द होने लगता था। यह कोई इम्पल्स परचेस नहीं थी। यह कोई लग्जरी डिजाइनर बैग या बिना जरूरत का गैजेट नहीं था। यह फुटवियर का एक फंक्शनल पेयर था। फिर भी जब वह आखिरकार बिलिंग काउंटर तक पहुंची और अपने स्लीक ब्लैक डेबिट कार्ड को पॉस मशीन पर टैप किया, तो उनके दिमाग में एक जानी पहचानी अनजानी सी आवाज साफ गूंज उठी। तुम्हारे पापा ने जिंदगी में कभी इतने महंगे जूते नहीं पहने। मशीन ने बीप किया। ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया। कैशियर ने एक पोलाइट स्माइल के साथ उन्हें ग्लॉसी पेपर बैग थमाया। लेकिन जैसे ही प्रियंका मॉल के एग्जिट की तरफ बढ़ीं, उन्हें अपने सीने में एक भारीपन महसूस हुआ। जब वह अपने रेंटेड 2 BHK फ्लैट पर पहुंची, तो उन्होंने शूज को अनबॉक्स नहीं किया। उन्होंने उनके कुशन को टेस्ट करने के लिए उनके फीते नहीं बांधे। इसके बजाय उन्होंने नीले डिब्बे को अपनी अलमारी के सबसे निचले हिस्से में सलीके से तह करके रखी गई विंटर शॉल्स के ढेर के पीछे सरका दिया। वहां वह बिना खुला 14 डेज तक पड़ा रहा। हर शाम जब वह काम से वापस आती, प्रियंका घर के कपड़े पहनने के लिए अपनी अलमारी खोलती, नीले कार्डबोर्ड बॉक्स का कोना देखती और एक शांत, घुटता हुआ पछतावा महसूस करती। ये एक भारी, अनकहा गिल्ट था जो पूरी तरह से न्यूमेरिक रियलिटी से अलग सा लगता था। अगर कोई ऑडिटर प्रियंका के बैंक स्टेटमेंट्स को देखे, तो उसे बेहतरीन फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिलेगा। वह लगातार अपनी मंथली पेचेक का 30% सेव करती थी। वह अपने पेरेंट्स को टियर 2 ओडिशा में उनके डे टू डे ग्रोसरीज और यूटिलिटीज का खर्चा चलाने के लिए हर महीने ऑटोमेटिकली 15,000 रुपीज भेजती थी। उसने अपने पेरेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एनुअल 28,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया। उसने एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड मेंटेन किया और एक इंडेक्स फंड में 5,000 रुपीज का डिसिप्लिन मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP चलाया। प्रियंका रेकलेस नहीं थी। वो क्लब नाइट्स, हाई एंड फैशन या स्टेटस सिंबल्स पर पैसे नहीं उड़ा रही थी। फिर भी 3,500 रुपीज का एक बेसिक एक्सपेंस भी उसे एक धोखे जैसा लगता था। प्रियंका जो गिल्ट महसूस कर रही थी, उसका उसके बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं था। यह दूरी के बारे में था। वो बड़ा और अनब्रिजेबल कल्चरल और इकोनॉमिक गैप जो उसकी डेली लाइफ और उसके पेरेंट्स की उस लाइफ के बीच आ गया था, जो उन्होंने प्रियंका को यहां तक पहुंचाने के लिए थी। सेक्शन ब्रेक। द साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ सर्वाइवर्स प्रॉस्पेरिटी। इंडिया में फर्स्ट जनरेशन हाई अर्नर्स एक गहरी इकोनॉमिक डुअलिटी की स्टेट में जीते हैं। बस एक ही जनरेशन में मिलियंस ऑफ यंग प्रोफेशनल्स ने सोशियो इकोनॉमिक रंग्स स्किप कर दिए हैं। वे ऐसे घरों से निकले हैं जहां रिसोर्स स्केर्सिटी थी, जहां हर एक रुपए पर बहस होती थी, उसे निचोड़ा और खींचा जाता था। और अब वे ऐसे एयर कंडीशन कॉरपोरेट ऑफिसेस में आ गए हैं जहां सैलरीज उन अमाउंट्स में मिलती हैं जो उनके पेरेंट्स 30 ईयर्स की सर्विस के बाद भी सोच नहीं सकते थे। फर्स्ट जनरेशन कॉलेज ग्रेजुएट्स और अपरली मोबाइल प्रोफेशनल्स के साथ काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट अक्सर एक स्पेसिफिक इमोशनल कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वाइवर्स प्रॉस्पेरिटी। सर्वाइवर्स गिल्ट की तरह ही जहां कोई इंसान किसी ऐसी ट्रॉमा से बचने के लिए बिना किसी वजह के डिस्ट्रेस महसूस करता है जिससे दूसरे नहीं बच पाए, सर्वाइवर्स प्रॉस्पेरिटी वो अनकंफर्टेबल परसिस्टेंट अवेयरनेस है कि किसी का करंट कंफर्ट सीधे किसी और की पूरी जिंदगी की डिप्राइवेशन से खरीदा गया था। प्रियंका को पूरी क्लैरिटी के साथ पता था कि उसकी करंट 72,000 रुपीज की सैलरी कैसे मुमकिन हो पाई। उन्हें अपने पिता की याद आई, जो एक स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोअर डिवीजन क्लर्क थे और लगातार 8 ईयर्स तक वही 2 पेयर्स फेडेड ट्राउजर्स पहनते रहे। उन्हें अपनी मां की याद आई, जो घी के जार के बॉटम को बहुत बारीकी से खुरचती थीं और मंथ के एंड में दूध का पोर्शन कम कर देती थीं, ताकि प्रियंका और उनका भाई अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स से पहले प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस ले सकें। उन्हें समर की वो दम घुटने वाली रातें याद आई जब उनके 2 रूम क्वार्टर्स का इकलौता सीलिंग फैन खराब हो गया था और उनके पिता ने पे डे तक मैकेनिक को बुलाने से इनकार कर दिया था, और जब बच्चे सोते थे तो वे फोल्डेड न्यूज़पेपर से उन्हें हवा करते थे।
जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को सैक्रिफाइस को एक डेली हैबिट बनाते हुए देखकर बड़ा होता है तो कंफर्ट एक रिवॉर्ड की तरह फील होना बंद हो जाता है। ये एक ऑफेंस की तरह फील होता है। फर्स्ट जनरेशन अर्नर के लिए अपवर्ड मोबिलिटी के फ्रूट्स को एंजॉय करना एक इंटरनल कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करता है। अगर कंफर्ट एक्सेप्टेबल है तो उनके पेरेंट्स का सफरिंग ट्रेजिक था। अगर उनके पेरेंट्स का सफरिंग नोबल और नेसेसरी था तो पर्सनल कंफर्ट सेल्फ इंडुलजेंट और करप्टिंग फील होता है। 3500 रुपीज का एक पेयर शूज खरीदना सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है। फर्स्ट जनरेशन अर्नर के सबकॉन्शियस इमोशनल आर्किटेक्चर में यह उसी सेक्रीफाइस को नकारने जैसा फील होता है जिसने उनका फाउंडेशन बनाया था। ये ऐसा फील होता है जैसे वे ये असर्ट कर रहे हों कि मैं उस स्ट्रगल से ऊपर हूं जिसने आपको डिफाइन किया था। सेक्शन ब्रेक। डेली लाइफ में मनी गिल्ट कैसे मैनिफेस्ट होता है। यह अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल टेंशन रेयरली एब्स्ट्रैक्ट रहती है। यह बहुत स्पेसिफिक, क्वाइट और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में मैनिफेस्ट होती है जो हर सिंगल डे मिलियंस ऑफ यंग इंडियन वर्कर्स को परेशान करती है। द मेंटल करेंसी कन्वर्टर। फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स गुड्स और सर्विसेज को उनकी एब्सोल्यूट यूटिलिटी वैल्यू पर एक्सपीरियंस करने में स्ट्रगल करते हैं। इसके बजाय वे लगातार एक इंटरनल कन्वर्जन इंजन चलाते रहते हैं। जब प्रियंका अपने कलीग्स के साथ कैजुअल डिनर पर बैठती है और बिल स्प्लिट करने पर पर्सन 1200 रुपीस आता है तो वो यह इवैल्यूएट नहीं करती कि डिनर एंजॉयबल था या उसके एंटरटेनमेंट बजट के अंदर था। उसका माइंड तुरंत एक हिस्टोरिकल कन्वर्जन कर लेता है कि 1200 रुपीस 2012 में मेरे फादर का पूरा वीकली ग्रोसरी बजट था। 400 रुपीस की एक कप आर्टिसनल कॉफी उसकी मदर के 5 डेज के ऑटो रिक्शा फेयर के बराबर बन जाती है। 4000 रुपीस की वीकेंड ट्रिप उस घर के हाफ मंथ के रेंट के बराबर हो जाती है जिसमें वो पली बढ़ी थी। हर ट्रांजैक्शन हिस्टोरिकल हार्डशिप के लेंस से फिल्टर होता है जो नॉर्मल लेजर को भी सेल्फ रिप्रोच की एक एक्सरसाइज में बदल देता है। कंपल्सिव फाइनेंशियल ओवर एक्सटेंशन। क्योंकि अपने पास पैसे रखना सेल्फिश लगता है, फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स अक्सर अपने बैंक अकाउंट्स को अपनी इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिलीज के लिए पब्लिक यूटिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं। वे कंपल्सिवली घर पैसे भेजते हैं, बिना मांगे फाइनेंशियल हेल्प ऑफर करते हैं या अपने पेरेंट्स के घर के अपग्रेड्स को फंड करते हैं, भले ही ऐसा करने से उनकी अपनी शर्म लिक्विडिटी पूरी तरह से ड्रेन हो जाए। अगर उनकी अपनी लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है जैसे सडन जॉब लॉस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में अनकवर्ड मेडिकल बिल या कार रिपेयर, तो वे खुद को पूरी तरह से एक्सपोर्ट पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना हर एक्स्ट्रा रुपया अपने गिल्ट को कम करने के लिए घर ट्रांसफर कर दिया था। इनकम और ग्रोथ के चारों ओर द कोन ऑफ साइलेंस। फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स लगभग यूनिवर्सली अपनी फैमिली के साथ अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस के बारे में बात करने में स्ट्रगल करते हैं। जब प्रियंका को 15% सैलरी हाइक मिला तो उसने ये न्यूज अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं की। जब उसके पोर्टफोलियो ने अपना फर्स्ट 5 लाख रुपीस का माइलस्टोन क्रॉस किया तो उसने टोटल आइसोलेशन में सेलिब्रेट किया। वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में खुलकर बात करना ऐसा लगता है जैसे शो ऑफ करना या उन लोगों के चेहरे पर अपनी प्रोस्पेरिटी थोपना जिन्होंने स्कार्सिटी का सामना किया है। यह साइलेंस आइसोलेशन को जन्म देता है। कमाने वाला इंसान अपनी फाइनेंशियल एंजाइटीज न तो अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकता है जो अक्सर जनरेशनल वेल्थ से आते हैं और फैमिली सपोर्ट की डिमांड्स से रिलेट नहीं कर पाते, और न ही अपने पेरेंट्स के साथ जो उनकी फाइनेंशियल बातों को एरोगेंस या अनग्रेटफुलनेस समझ सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। द वाइस ट्रैप्ड बिटवीन टू जनरेशंस। सेक्शन 10.1 में हमने संतोष को इंट्रोड्यूस किया था जो एक यंग टेक वर्कर है जो लगातार पीछे रहने की एक परसिस्टेंट फैंटम फीलिंग के साथ जीता था। संतोष ने मेट्रो सिटीज में अपने साथियों को देखा, ऐसे कलीग्स जिनके पेरेंट्स के पास साउथ दिल्ली या बेंगलोर में फुली पेड ऑफ घर थे, जिनकी फैमिलीज के पास रियल एस्टेट पोर्टफोलियोज, गोल्ड रिजर्व्स और जनरेशनल सेफ्टी नेट्स थे, और उसने कैचअप करने का एक थका देने वाला प्रेशर महसूस किया। जब आप संतोष के साइकोलॉजिकल प्रेशर को प्रियंका के गिल्ट के साथ जोड़ते हैं तो आप उस असली वाइस को देखते हैं जो इंडियन मिडिल क्लास फर्स्ट जनरेशन अर्ना को जकड़ कर रखता है। फर्स्ट जनरेशन साइकोलॉजिकल वाइस। ऊपर देखना, पीयर्स और सोसाइटी, मैं परपेचुअली पीछे हूं, जनरेशनल सेफ्टी नेट की कमी, लाइफस्टाइल मैच करने का प्रेशर, हाउसिंग और करियर एंजाइटी। फर्स्ट जनरेशन अर्नर, मेरे पास बहुत ज्यादा है या मैं उन्हें बिट्रे कर रहा हूं। सर्वाइवर्स प्रोस्पेरिटी, रेमिटेंस प्रेशर और सैक्रिफाइस गिल्ट, मेंटल करेंसी कन्वर्जन। नीचे या पीछे देखना, पेरेंट्स। यह एक ड्यूल फ्रंट इमोशनल वॉर है। अपने साथियों की तरफ ऊपर देखते हुए आप खुद को इनएडिक्वेट, पीछे और फाइनेंशियली कमजोर महसूस करते हैं,
क्योंकि आप किसी इनहेरिटेंस के पूरी तरह से स्क्रैच से अपना सेफ्टी नेट बना रहे हैं। अपने पेरेंट्स की तरफ नीचे या पीछे देखते हुए आप गिल्टी, एक्सेसिव और स्पॉइल्ड महसूस करते हैं, क्योंकि आप एक महीने में उतना पैसा कमाते हैं जितने में आपका परिवार आधे साल तक गुजर बसर करता था। इस मिडिल स्पेस में फंसा हुआ फर्स्ट जनरेशन अर्ना इमोबिलाइज्ड हो जाता है। आप एक बुरा बच्चा महसूस किए बिना कंफर्टेबली खर्च नहीं कर सकते और अपने साथियों की तुलना में खुद को फेलियर महसूस किए बिना शांति से सेविंग नहीं कर सकते। चैप्टर 3 में हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मॉर्गन हाउसेल के कोर इनसाइट को एक्सप्लोर किया था। फाइनेंशियल डिसीजंस कभी भी स्प्रेडशीट पर नहीं लिए जाते, वे डिनर टेबल पर लिए जाते हैं, जो पर्सनल हिस्ट्री, प्राइड, ईगो और डर से शेप होते हैं। प्रियंका का गिल्ट कोई ऐसा इरेशनल ग्लिच नहीं है जिसे उन्हें एक फाइनेंशियल प्लान दिखाकर सॉल्व किया जा सके। ये एक पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक शिफ्ट का एक गहरा रैशनल इमोशनल रिस्पॉन्स है। इंडियन हिस्ट्री में पहले कभी भी इकोनॉमिक मोबिलिटी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है कि 10 शॉर्ट ईयर्स के स्पैन में किसी बच्चे की फाइनेंशियल रियलिटी उसके पेरेंट्स की रियलिटी से इतनी पूरी तरह से अलग हो जाए। सेक्शन ब्रेक, द फ्लो ऑफ सेल्फ डिप्रिवेशन व हाई गिल्ट डिस्ट्रॉयस वेल्थ। प्रियंका की पोजीशन वाले लोगों को दी जाने वाली स्टैंडर्ड अनहेल्पफुल एडवाइस अक्सर काफी डिसमिसिव होती है, जैसे जस्ट गेट ओवर इट, आपने मनी अर्न की है तो इसे स्पेंड कीजिए। ये एडवाइस पूरी तरह से फेल हो जाती है क्योंकि ये गिल्ट को गहरे लव और ग्रेटिट्यूड के एक्सप्रेशन के बजाय एक कैरेक्टर फ्लॉ की तरह ट्रीट करती है। प्रियंका को गिल्ट ठीक इसलिए फील होता है क्योंकि वह अपने पेरेंट्स से लव करती हैं, क्योंकि वह उनके सैक्रिफाइस को ऑनर करती हैं और क्योंकि वह एक ऐसी सेल्फ सेंटर्ड डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर बनने से रिफ्यूज करती हैं जो अपनी रूट्स को भूल जाए। उनसे अपनी फीलिंग्स को सिंपली इग्नोर करने के लिए कहना उनसे अपनी फैमिली के साथ अपना इमोशनल कनेक्शन कट करने के लिए कहने जैसा है। हालांकि हमें उस ब्रूटल इकोनॉमिक रियलिटी को देखना होगा कि क्या होता है जब गिल्ट को आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को ड्राइव करने दिया जाता है। जब गिल्ट आपके मनी मूव्स को डिक्टेट करता है तो यह सेल्फ सैबोटाजिंग फाइनेंशियल बिहेवियर्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है। आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को अवॉइड करते हैं, आप सरप्लस कैपिटल को होल्ड करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए आप इसे इक्विटीज या रियल एस्टेट में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने के बजाय जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या किसी लो इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में खाली पड़ा रहने देते हैं। आप स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी के बजाय शॉर्ट टर्म रिलीफ को प्रायोरिटाइज करते हैं। आप डिकेड्स तक अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकने वाला एक सबस्टेंशियल कंपाउंडिंग कैपिटल बेस बनाने के बजाय आज बेहतर फील करने के लिए घर पर छोट फ्रेगमेंटेड अमाउंट्स में मनी भेजते हैं। आप फाइनेंशियली फ्रेजाइल बने रहते हैं। अपने खुद के इमरजेंसी फंड्स, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ में अंडर इन्वेस्ट करके आप उसी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में वापस फिसलने से सिर्फ वन क्राइसिस दूर रहते हैं जिससे बाहर निकालने के लिए आपके पेरेंट्स ने फाइट की थी। चैप्टर 1 से पापा की कहानी को देखिए। पापा की मेन ट्रेजेडी ये नहीं थी कि उन्होंने खुद पर बहुत फिजूल खर्ची की। उन्होंने कभी महंगे रनिंग शूज नहीं खरीदे, कभी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाया, कभी लग्जरी वैकेशंस नहीं लिए। उनका क्राइसिस इसलिए आया क्योंकि वे बिना किसी स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल फाउंडेशन के जी रहे थे। वे बस सर्वाइवल और तुरंत की जिम्मेदारियों पर चल रहे थे, जिससे जब लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल और फाइनेंशियल शॉक आया तो उनकी फैमिली पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड रह गई। अगर प्रियंका अपने गिल्ट को खुद को इन्वेस्ट करने, इक्विटी बिल्ड करने, इंश्योरेंस खरीदने और अपना खुद का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने से रोकने देती है तो वह अपने फादर के सैक्रिफाइस का ऑनर नहीं कर रही है, बल्कि वह उनकी वुल्नरेबिलिटी को दोहरा रही है। अगर वह वेल्थ बिल्ड करने में बहुत गिल्टी फील करने की वजह से फाइनेंशियली फ्रेजाइल बनी रहती है तो आज से 15 ईयर्स बाद जब उसके पेरेंट्स अपने 70s में होंगे तब उनकी स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर का खर्च कौन उठाएगा? उनकी होम केयर को फंड कौन करेगा? इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिस्क्रिप्शन कॉस्ट्स को कौन कवर करेगा? या उनके आखिरी सालों में उन्हें डिग्निटी कौन देगा? गिल्ट जो एक फर्स्ट जनरेशन अर्नर को वेल्थ बिल्ड करने से रोकता है, वह अल्टीमेटली एक ऐसी फोर्स है जो उन्हीं पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाती है जिन्हें वे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द रीफ्रेम, फैमिली की पहली ट्रू शील्ड के रूप में वेल्थ। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स को एक इंटेलेक्चुअल और इमोशनल रीफ्रेम से गुजरना होगा। आपका गिल्ट इस बात का प्रूफ है कि आपके पास दिल है। ये इस बात का एविडेंस है कि आपके पेरेंट्स ने एक एम्पैथेटिक बच्चे की परवरिश की है जो याद रखती है कि वह कहाँ से आई है। उस एम्पैथी को बनाए रखिए, लेकिन वह एम्पैथी खुद को कैसे एक्सप्रेस करती है उसके ब्लूप्रिंट को बदलिए।
यह डायग्राम गिल्ट ड्रिवन फाइनेंशियल माइंडसेट और लेगेसी ड्रिवन पैराडाइम के बीच एक कॉन्सेप्टुअल कंपैरिजन प्रेजेंट करता है, जो ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल स्पेंडिंग, सेविंग और वेल्थ एक्यूमुलेशन को रिफ्रेम करना परसीव्ड बिट्रेयल्स को ऐसे एक्शंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है जो फैमिली सैक्रिफाइसेज को ऑनर करते हैं और इंटरजेनरेशनल सिक्योरिटी बिल्ड करते हैं। बिना किसी अपॉलॉजी के वेल्थ बिल्ड करना कोई सेल्फ इंडल्जेंस का काम नहीं है। यह सबसे ज्यादा लविंग और रिस्पॉन्सिबल चीज है जो एक फर्स्ट जनरेशन अर्नर अपनी फैमिली के लिए कर सकता है। आपके पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ बिना किसी सेफ्टी नेट के गुजारी, रोज की फाइनेंशियल एंजाइटी की ऊंची तार पर चलते हुए, ताकि वे आपको एक बेहतर और ऊंची जगह पर पहुंचा सकें। अगर आप अपना पूरा करियर उसी ऊंची जगह पर खड़े रहकर गिल्ट के साथ पीछे देखते हुए बिता देते हैं और सिर्फ इसलिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने से मना करते हैं क्योंकि उनके पास वो नहीं था, तो आप उनके सेक्रीफाइस को बेमतलब बना देते हैं। उन्होंने इसलिए तकलीफें नहीं सही कि आप साफ पानी, कंफर्टेबल शूज या इक्विटी पोर्टफोलियो होने पर गिल्टी फील करें। उन्होंने इसलिए सफर किया था ताकि फाइनेंशियल एंजाइटी की यह साइकिल आप पर आकर रुक जाए। मनी गिल्ट को न्यूट्रलाइज करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर अपने पैसे मैनेज करते वक्त आप भी अपने पेरेंट्स के पास्ट के स्ट्रगल के बारे में सोचकर पैरालाइज्ड फील करते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज सेट करें। सबसे पहले डिग्निटी फंड बनाएं। पर्सनल कंफर्ट्स या इमोशनल होकर पैसे भेजने से पहले अपनी फैमिली की सिस्टमैटिक प्रोटेक्शन को ऑटोमेट करें। उनके हाई क्वालिटी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल ऑटो डेबिट पर पे करें। उनके अचानक होने वाले होम रिपेयर्स या मेडिकल कोपेज के लिए एक डेडिकेटेड लिक्विड रिजर्व सेटअप करें। जब आपको मैथमेटिकली ये पता होता है कि आपके पेरेंट्स लाइफ की बड़ी से बड़ी कैटास्ट्रॉफी से स्ट्रक्चरली प्रोटेक्टेड हैं, तो 3500 रुपीज के जूते खरीदने का इमोशनल गिल्ट काफी कम हो जाता है। अब आप उनके खर्च पर स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी सेफ्टी लॉक इन करने के बाद स्पेंड कर रहे हैं। 2. सैक्रिफाइस और वैल्यू को अलग अलग समझें। 3500 रुपीज के रनिंग शूज जो आपकी इवनिंग वॉक के दौरान जॉइंट पेन से बचाते हैं और 4 ईयर्स तक चलते हैं, आपकी हेल्थ के लिए एक फंक्शनल एसेट हैं। प्रोफेशनल मेंटोर्स के साथ 1200 रुपीज का डिनर जो आपके करियर नेटवर्क को बढ़ाता है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी में एक इन्वेस्टमेंट है। अपनी खरीदारी को अपने पेरेंट्स की पास्ट वेजेस से कंपेयर करना बंद करें। उन्हें इस बात से मापे कि वे आपको हेल्दी, प्रोडक्टिव और फाइनेंशियली ग्रो करने में कितनी मदद करती हैं। गिल्ट फ्री कंजम्पशन कैप्स की प्रैक्टिस करें। अपने मंथली बजट में पर्सनल कंफर्ट अलाउंस नाम का एक स्पेसिफिक लाइन आइटम बनाएं, जो आमतौर पर आपकी टेक होम पे का 5% to 10% होता है। यह पैसा खासतौर पर नॉन एसेंशियल परचेज के लिए अलग रखा गया है। एक बेहतर पेयर ऑफ शूज, एक कंफर्टेबल डेस्क चेयर, एक वीकेंड गेट अवे या एक अच्छा मील। खुद से साफ साफ कहिए कि यह पैसा पहले ही मेरे सेविंग्स फिल्टर्स, मेरे इन्वेस्टमेंट फिल्टर्स और मेरे पेरेंट्स के इंश्योरेंस फिल्टर्स से होकर गुजर चुका है। इसे खर्च करना कोई रेकलेसनेस नहीं है, यह आपकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का मेंटेनेंस है। सेक्शन ब्रेक। ब्लू शू बॉक्स खरीदने के 15th डे पर प्रियंका डेटा मॉडल्स एनालाइज करने के एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद अपने बेडरूम में आई। एक पोस्चर अनफ्रेंडली चेयर पर बैठने के कारण उसके एंकल्स में दर्द हो रहा था और उसके घिसे हुए स्नीकर्स की वजह से उसके पैरों में तकलीफ हो रही थी। उसने अपनी वार्डरोब का निचला हिस्सा खोला, वह ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स बाहर निकाला और टेप फाड़ दिया। उसने रनिंग शूज निकाले, अपने पैर उनमें डाले और उनके लेसेस बांध लिए। कुशन वाले सोल्स जब हार्ड फ्लोर से टकराए तो एक सॉफ्ट सपोर्टिव स्प्रिंग महसूस हुआ। इस बार उसे अपने दिमाग में अपनी मां की आवाज गूंजती हुई सुनाई नहीं दी। इसके बजाय उसने अपना फोन उठाया, अपना बैंकिंग ऐप खोला और उस मंथ के अपने ऑटोमेटेड SSIP कंफर्मेशन चेक किए। उसके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे थे, उसके पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव थी और आने वाले साल के लिए पेड थी। उसका इमरजेंसी फंड भी सही सलामत था। वह अपने फ्लैट से बाहर निकली, पेवमेंट पर कदम रखा और दौड़ना शुरू कर दिया। सेक्शन ब्रेक। द हॉराइजन व्हेन द सर्कल एक्सपेंड्स। अपने पेरेंट्स के प्रति महसूस होने वाले गिल्ट से उबरना फर्स्ट जनरेशन प्लेबुक की पहली मेजर रुकावट है, लेकिन कई इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मनी गिल्ट उनके पेरेंट्स के घर के दरवाजे पर ही खत्म नहीं होता। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ आपके माता पिता को ही नहीं, बल्कि रिश्तों के एक बड़े नेटवर्क को भी दिखने लगती है। अंकल्स जिन्हें बेटी की शादी के लिए लोन चाहिए, कजिन्स जो किसी रिस्की बिजनेस वेंचर के लिए फंडिंग मांग रहे हैं, इन लॉ जो पैतृक संपत्ति के विवादों के लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की उम्मीद कर रहे हैं, और दूर के रिश्तेदार जो बड़े शहर में एक पैटर्न की तलाश कर रहे हैं।
जब आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क में मेक इट करने वाले पहले पर्सन बनते हैं तो अचानक आपके बैंक अकाउंट को आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक कम्युनिटी चेस्ट की तरह देखा जाने लगता है। अगले सेक्शन 11.4 द टैक्स ऑफ सक्सेस मैनेजिंग फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली एंड इन लॉज में हम एग्जामिन करेंगे कि जब आपकी हार्ड अर्नड इनकम पर क्लेम्स बढ़ने लगें तो फर्म कंपैशनेट और कल्चरली सेंसिबल बाउंड्रीज कैसे सेट की जाएं।